What's up everyone? वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोगों को एनपीओ के क्वेश्चंस करने हैं और उसके साथ साथ डिबेंचर्स के बेसिक्स करने हैं। तो एनपीओ के आज मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस करा दूंगा और आप बहुत अच्छे से बेसिक से मेरे साथ साथ सीख लो। तुम इतना कर लो, तुम्हारे 10 में से 10 कहीं नहीं जाएंगे, पक्का 10 on 10 आ जाएंगे। बस बहुत अच्छे से मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करने चलना। जितनी भी वीडियोज आएंगी 5, 6, 7 जितनी भी मुझे जरूरत लगेगी कि तुम्हें करानी है वो सब हम करेंगे और एनपीओ में 10 मार्क्स अपने कंफर्म करेंगे। तो आपका कैश फ्लो हो जाएगा, आपका एनपीओ हो जाएगा, आपके डिबेंचर्स के आज बेसिक्स हो जाएंगे। तो समझते हो 25 मार्क्स का काम हो जाएगा आउट ऑफ 40। 40 में से 25 नंबर का काम तुमने कर लिया होगा। अभी 3 दिन और हैं तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 15 नंबर का काम बचा है करने के लिए। वो सब हम कर लेंगे और 40 में 40 लेके रहेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद एनपीओ और शुरू करते हैं सभी क्वेश्चंस। लेट्स बिगिन। चलिए जी शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले एनपीओ का पार्ट समझने से कि एनपीओ में हो क्या रहा है। एनपीओ में आपके पास 3 क्वेश्चन आ रहे होंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन आने हैं आपके पास एनपीओ में। एक क्वेश्चन फॉर 5 मार्क, एक क्वेश्चन फॉर 3 मार्क, एक क्वेश्चन फॉर 2 मार्क। ऑल राइट, ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन है ये एक कंप्लीट बड़ा क्वेश्चन है जिसमें कि हमें मेनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने को बोल सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इनकम एक्सपेंडिचर आएगा, बैलेंस शीट भी मुझे नहीं लगता कि पूछेगा, बट फिर भी मैं आपको सिखाऊंगा। 3 नंबर और 2 नंबर में यहां पे हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं। यहां पे हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं। पहला फंड बेस्ड अकाउंटिंग, फंड बेस्ड का सवाल आ सकता है। दूसरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और तीसरा कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स निकालना। तो ये 3 टॉपिक्स आपके 5 नंबर के हैं और ये एक बड़ा क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर का है। तो आपको यहां पे एनपीओ में अब मेरे साथ साथ चलना है और हम 1 on 1 सारे के सारे टॉपिक्स खत्म करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग के साथ। आओ जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग के साथ। फंड बेस्ड अकाउंटिंग को समझाने के लिए मुझे आपको फंड्स के बारे में समझाना पड़ेगा कि व्हाट इज एक्चुअली फंड्स। फंड्स क्या होते हैं यार? देखो, बड़ा आसान सा, बहुत ही सरल सी चीज है। सबसे पहले आप ये जानो कि हमें फंड का मतलब है कि पैसा मिलेगा। फंड का मतलब क्या है? पैसा। हिंदी की राइटिंग मेरी बहुत खराब है, प्लीज आप जज मत करना। पैसा मिलेगा, ठीक है। अब पैसा मुझे मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो 2 ही जगह जाएगा, ठीक है। पैसा अगर मिल रहा है, मैं आपको बता देता हूं, मैंने पहले भी बताया है कि इसके अंदर 2 चीजें बनती है। एक तो बैलेंस शीट बनती है और एक इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या क्या आता है? बैलेंस शीट में इधर आपकी लाइबिलिटीज आती हैं, ये आप सबको पता है, और इधर आपके एसेट्स आते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इधर इनकम आती है, इधर एक्सपेंसेस आते हैं। पूरे एनपीओ में ये 2 चीजें तुम्हारे काम आएगी, तो पहले माइंड में सेट कर लो, बिल्कुल अच्छे से माइंड में सेट कर लेना कि बैलेंस शीट में इधर लाइबिलिटी आती है, इधर एसेट्स आते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर में इधर एक्सपेंस आते हैं, इधर इनकम आते हैं। सारे बेसिक से पढ़ाऊंगा, एक एक चीज बड़े ध्यान से करना, ये जरूरी है। अब आप एक बात समझ लो कि अगर आपको पैसा मिल रहा है, मैं खर्चे की बात नहीं कर रहा, वैसे खर्चे की भी सुन लो, चलो अब तुम सुन ही लो भाई। अगर मैं खर्चा करूंगा तो या तो वो मेरा एक्सपेंस होगा या फिर मैंने उससे कोई एसेट लिया होगा। भाई मैंने कोई गाड़ी ले ली, मैंने कोई बिल्डिंग ले ली, मैंने कोई मशीन ले ली, तो 2 ही चीजें होती हैं। जो खर्चा होगा, अगर मैं यहां पे लिख देता हूं, खर्चे को कैसे लिखते हैं? खर्चा, खर्चे, खर्चे जो भी है। अगर खर्चा होगा तो या तो वो इधर एक्सपेंस में आ रहा होगा या फिर वो यहां एसेट्स में आ रहा होगा। वो कैसे पहचानते हैं सब सिखाऊंगा, चिंता मत करो। और अगर पैसा मिला, अगर पैसा मिला तो वो या तो इनकम में आ रहा होगा, या तो इनकम में आ रहा होगा, और या फिर वो लाइबिलिटी में आ रहा होगा। सर लाइबिलिटी में क्यों आएगा? अब सुनो, मुझे किसी ने कोई डोनेशन दी। एनपीओ एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। मुझे किसी ने डोनेशन दी और उसने मुझे बोला कि आप इस डोनेशन से मात्र बिल्डिंग बनाओगे, सिर्फ और सिर्फ क्या बनाओगे? इस डोनेशन से बिल्डिंग बनाओगे। तो अब अगर मुझे उससे सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग बनानी है तो मेरे लिए वो एक बर्डन हो गया, एक ऑब्लिगेशन हो गया। मेरे दिमाग में टेंशन आ गई कि यार इस पैसे से सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा? बिल्डिंग बनेगी। तो उसे मैं लाइबिलिटी में लिखूंगा ना कि मेरे ऊपर टेंशन आ गई। जो भी चीज टेंशन लेके आए ना वो लाइबिलिटी है।
अगर कोई भी पैसा किसी पर्पस के लिए मिल रहा है कि इससे आप सिर्फ बिल्डिंग बनाओगे, इससे आप सिर्फ हॉस्पिटल बनाओगे, इससे आप सिर्फ टूर्नामेंट करवाओगे, तो वो सीधा सीधा लायबिलिटी में जाएगा। और अगर लिखा हुआ है कि ये डोनेशन है, सिर्फ आपके लिए डोनेशन लाया हूं, सिर्फ डोनेशन लाया हूं, तो कोई टेंशन ही नहीं है, इनकम में लिख दो। अगर लिखा हुआ है आपके लिए एंट्रेंस फीस आई है, कोई चिंता नहीं है, इनकम में लिख दो। तो जो भी चीज टेंशन लेके आ रही होगी उसे कहां लिखना है? लायबिलिटी में लिखना है। जो बिना टेंशन के आ रही है उसे इनकम में लिखना है। समझ गए? अब बात करते हैं फंड बेस्ड होता क्या है। देखो बहुत ही सरल सा सवाल है। फंड बेस्ड में क्या होगा, आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। सपोज मुझे मिला मैच फंड, सपोज ऐसा लिखा हुआ है मैच फंड। अब ये फंड के साथ मैच लगा दिया ना, ये टेंशन है। फंड के साथ जो मैच लगा दिया ये क्या है? टेंशन है कि इस फंड से सिर्फ क्या कराना है? मैच कराना है। अब अगर मैच फंड एक टेंशन है तो टेंशन वाली चीज कहां पे जाती है? लायबिलिटी में। टेंशन वाली चीज कहां जानी है? हमारी लायबिलिटी में। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बैलेंस शीट बनाऊंगा और इस बैलेंस शीट में या लायबिलिटी में लिखूंगा मैच फंड। मैच फंड सपोज 1 लाख रुपए, ठीक है जी। मैच फंड कितने का हो गया? 1 लाख रुपए का। अब इस मैच से रिलेटेड मैं जब भी मैच कराऊंगा, जब खर्चे होंगे, तो मैं इसी फंड में से ले लूंगा पैसा। और ये था ही मैच के लिए, ये पैसा किसके लिए मिला था? मैच के लिए। तो जितने भी खर्चे होंगे वो सब कहां से ले लूंगा? इसी मैच फंड में से ले लूंगा। तो अगर मैंने मैच कराए, मेरे कोई भी एक्सपेंसेस हुए, तो वो आप सब एक्सपेंसेस यहां से माइनस करते रहना। अब जब मैच कराए, ऑडियंस भी आई, टिकट भी बेची, पैसा कमाया भी, तो अगर कुछ कमाया तो इसी फंड में ऐड कर देना। मतलब अगर इस मैच से रिलेटेड कुछ भी कमाओगे तो इसमें जोड़ना है, इस मैच से रिलेटेड कुछ भी खर्चा करोगे तो इसी में से माइनस करना है। वो इनकम में या एक्सपेंसेस में नहीं जाना, वो सिर्फ और सिर्फ यही मैच फंड में ही प्लस होगा, यही मैच फंड में से ही माइनस होगा। एक तो होता है ये स्पेसिफिक फंड्स, ठीक है। एक होता है जनरल फंड। सर जनरल फंड क्या है? जनरल फंड कुछ नहीं है, ये बैलेंस शीट है, ये एसेट्स होते हैं, इधर लायबिलिटीज होती हैं। एसेट में से अगर आप लायबिलिटी माइनस कर दो तो यहाँ पे कैपिटल आता है या नहीं आता है? ये आपने पहले भी बैलेंस शीट बनाई है, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल की। अगर यहाँ पे 100 रुपए के एसेट्स हैं, 20 रुपए की लायबिलिटी है, तो ये 80 आएगा। एनपीओज इस कैपिटल को कैपिटल नहीं बोलते, क्योंकि इनकी कौन सी अकाउंटिंग होती है? फंड बेस्ड। तो ये इस कैपिटल को क्या बोलते हैं? या तो कैपिटल फंड और या फिर जनरल फंड, या तो कैपिटल फंड और या फिर जनरल फंड। ये इसे कैपिटल या जनरल फंड बोलते हैं। अब अगर ये जनरल है तो अगर इस जनरल फंड पे कोई भी इनकम हुई तो वो इनकम में जाएगी, और अगर इस जनरल फंड में कोई भी खर्चा हुआ तो वो खर्चा एक्सपेंडिचर में जाएगा। ये एक स्पेशल चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर जनरल फंड की कोई चीज है, जनरल फंड की इनकम में जाएगी और जनरल फंड का खर्चा एक्सपेंडिचर में जाएगा। बस आपको ये पहचानना है कि फंड कौन सा है, क्या वो जनरल है या फिर वो फंड स्पेसिफिक है। अगर वो स्पेसिफिक फंड है तो स्पेसिफिक में आपको पता होना चाहिए कि वो एक लायबिलिटी है, वो एक टेंशन है। तो स्पेसिफिक फंड मतलब टेंशन, उससे रिलेटेड कोई भी खर्चा होगा तो उसी में से माइनस होगा, कोई भी इनकम होगी उसी में प्लस होगी। जनरल फंड एक अलग चीज है, जनरल फंड तो कैपिटल है, इससे रिलेटेड अगर कोई इनकम है तो वो इनकम में जाएगा, इससे रिलेटेड अगर कोई खर्चा है तो वो खर्चे में जाएगा। बस ये माइंड में सेट रखना। अब करते हैं सवाल। तो देखो यार, अब करते हैं सवाल। सवाल क्या है? देखो ये है, इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपको जनरल फंड दिया हुआ है। जनरल फंड का मतलब ये इनकी कैपिटल है, जो इन्होंने पैसा लगाया हुआ है इसके अंदर, ठीक है, ये जनरल फंड है। ओके, उसके बाद 10% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, मतलब कि ये जो पैसा है ये इन्होंने इन्वेस्ट कहीं कर दिया, 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हो गई। अब इन्वेस्टमेंट हो गई तो ये आपका एसेट हो गया। कोई भी इन्वेस्टमेंट हो वो आपका एसेट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड, ये इसी का कोई इंटरेस्ट है। ये लेगेसी क्या है? आपने अगर देखा हो रिवीजन वाला चीज, तो लेगेसी का मतलब होता है हमारे पास एक जनरल नेचर की इनकम, ठीक है। उसके बाद आता है स्पोर्ट्स फंड। स्पोर्ट्स फंड एक टेंशन, इस फंड से सिर्फ क्या कराने हैं? स्पोर्ट्स कराने हैं। टेंशन आ गई तो कहाँ लिखूंगा इसको? लायबिलिटी में लिखूंगा। सिमिलरली अब ये फंड भी इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में है, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, पैसा इन्वेस्ट हुआ हुआ है, फिर इस पे इंटरेस्ट आ रहा है। देखो इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड, तो इसी फंड की इनकम है ना। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, इसी फंड की इनकम, सिर्फ डोनेशन, कुछ नहीं लिखा हुआ किससे रिलेटेड है, कुछ नहीं है, तो नॉर्मल इनकम। स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड, प्राइजेस दिए स्पोर्ट्स में, तो फिर इसी फंड से रिलेटेड खर्चा। उसके बाद खर्चे ऑन स्पोर्ट्स, फिर इसी से रिलेटेड खर्चा। तो ये सब
इससे रिलेटेड या इससे मिलता जुलता होता है। ठीक है, तो कैसे कैसे करना है, आइए शुरू करते हैं कैसे क्वेश्चन करेंगे। अब शुरू करते हैं करना, आ जाओ। सबसे पहले क्या करूं मैं, सबसे पहले आप दो चीजें बना लेना, एक बैलेंस शीट और एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इधर लायबिलिटी आती है, अब बेसिक्स मैंने आपको क्या बताए हैं, अभी बताया। जब भी पैसा मिलेगा, जब भी आपको पैसा मिलेगा तो या तो वो इनकम में जा रहा होगा, या वो टेंशन होगा तो वो लायबिलिटी में जा रहा होगा। किसी भी चीज के साथ टेंशन जुड़ गई तो वो लायबिलिटी में जा रही होगी, है ना। आ जाओ, अब हम अपने फॉर्मेट पे चलते हैं। ये लिखा हुआ है बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब देखो मेरे पास ये है, सबसे पहले जनरल फंड 30 लाख रुपए का, जनरल फंड 30 लाख रुपीज। तो ये जनरल मेरी कैपिटल है, यहां लिख दो जनरल फंड कितना हो गया, 30 लाख रुपीज, 30 लाख रुपए का जनरल फंड यहां आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ है जी, ये जनरल फंड अपने पास ना रख के इन्वेस्टमेंट हो गया। 10% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, 30 का 30 इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का क्या करना है, इसको एसेट में लिख दो, जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो इधर 10% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 30 लाख रुपए। अब ये चीज माइंड में सेट रखना कि ये टेंशन नहीं है, ये जनरल फंड है, ये जनरल है, दिस इज नॉट टेंशन, दिस इज जनरल फंड। तो अगर कोई भी फंड जनरल होता है तो उससे रिलेटेड इनकम अगर होगी तो वो यहां पे इनकम में जाएगी, ये बात याद रहे। ओके, अच्छा अब देखो ये 30 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करे तो 30 लाख पे 10% इंटरेस्ट, 30 लाख पे 10% लिखा हुआ है ना, ये इंटरेस्ट के लिए लिखा हुआ है। 30 लाख पे 10% इंटरेस्ट कितना बनेगा, 3 लाख। कितना इंटरेस्ट बनता है, 3 लाख। अब देखते हैं क्या कुछ मिला है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या कुछ इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड 2 लाख, हमें कितना इंटरेस्ट मिल गया, 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिल गया। तो ये तो इनकम हो गई, इनकम हो गई तो कहां लिख देंगे, इधर इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड 2 लाख रुपए। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम यहां आती है कि 30 लाख पे 10% इंटरेस्ट मिलना कितना था, 3 लाख रुपीस, जबकि मिला मात्र 2 लाख रुपए। तो 1 लाख मिलना ड्यू रह गया, अभी 1 लाख क्या रह गया, ड्यू रह गया। उसको हम यहां लिख देंगे एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से, एक्रूड इंटरेस्ट 1 लाख। तो टोटल इंटरेस्ट हो गया ये 3 लाख। और ये जो एक्रूड है बच्चे, कोई भी एक्रूड इंटरेस्ट होता है वो आपका एसेट होता है, उसको यहां लिख दो एक्रूड इंटरेस्ट 1 लाख। दोबारा से समझो मैंने क्या करा, मेरे पास एक जनरल फंड है, वो जनरल फंड मैंने यहां लिख दिया, जनरल फंड की इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट यहां आ गई। ठीक है, अभी जो इन्वेस्टमेंट है इस पे 10% इंटरेस्ट मिलना था, तो 30 लाख पे 10% कितना बनता है, 3 लाख रुपए। 3 लाख में से अभी सिर्फ 2 लाख मिला, तो 1 लाख का एडजस्टमेंट आ गया ना, एडजस्टमेंट सारी 2 जगह जाती है। 1 लाख का इंटरेस्ट एक्रूड यहां जोड़ा, प्लस यहां एसेट में भी लिखा। ठीक हो गया, अब आगे चलता हूं। देखो इसके बाद क्या है, इसके बाद मुझे दिया है लेगेसी। हमें क्या दिया हुआ है, लेगेसी। अब देखो लेगेसी के साथ कोई स्पेसिफिक चीज तो लिखी नहीं हुई कि लेगेसी किस चीज के लिए दी है, लेगेसी कहीं यहां लगानी है, लेगेसी कहीं वहां लगाए, कोई स्पेसिफिक टेंशन इसके साथ दिखाई नहीं दे रहा। अगर टेंशन नहीं है तो कहां लिखना है इसको, हमें टेंशन नहीं तो इनकम, अगर टेंशन नहीं है तो इनकम में लिख दो बस, बाय लेगेसी। ये भी बाय इंटरेस्ट बाय लेगेसी। कितना लेगेसी है, लेगेसी है हमारे पास 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपीस की लेगेसी आ गई। ये सिंपल सी लेगेसी इधर आ गई। अगर लेगेसी के साथ कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट लगा हुआ होगा तो वो भी लायबिलिटी में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। क्या दिया हुआ है, 4 चीजें कर ली हमने, जनरल फंड कर लिया, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट कर लिया, इंटरेस्ट कर लिया, लेगेसी कर लिया। अब क्या दिया है, अब दिया है स्पोर्ट्स फंड।
12 लाख रुपए का स्पोर्ट्स फंड है, 12 लाख रुपए का स्पोर्ट्स फंड। अब देखो टेंशन है ना, फंड के साथ स्पोर्ट्स लग गया तो टेंशन आ गई। स्पोर्ट्स फंड 12 लाख की एक टेंशन। उसके बाद क्या दिया है, स्पोर्ट्स फंड के कहीं पैसा इन्वेस्ट करा क्या? हाँ, इन्वेस्टमेंट हो गई 10 लाख रुपए की 8% पे, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट 8% पे, तो 8% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, किस परसेंटेज पे? 8% पे। तो अगर 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करा 8% के रेट से तो कितना इंटरेस्ट आना चाहिए? 10 लाख का 8% यानी कि 80,000 रुपीज, 80,000 रुपीज का इंटरेस्ट आना चाहिए। अब देखते हैं कुछ मिला है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड 60,000, फिर कितना मिला? 60,000। अब देखो स्पोर्ट्स फंड एक स्पेसिफिक फंड है, इससे रिलेटेड कोई भी इनकम आएगी तो वो इसी में जुड़ेगी, इससे रिलेटेड कोई भी खर्चा होगा तो वो इसी में से माइनस होगा। यही कॉन्सेप्ट है, याद रखना। बस जनरल का नहीं करते। जनरल का क्यों नहीं करते? क्योंकि वो जनरल फंड है, इसके साथ बिल्डिंग फंड आ जाए, मैच फंड आ जाए, स्पोर्ट्स फंड आ जाए, इनसे रिलेटेड कुछ भी है तो इन्हीं में जुड़ेगा, इनसे रिलेटेड कोई खर्चा है तो इन्हीं में से माइनस होगा, है ना। अब इंटरेस्ट मिला है तो इसी में जोड़ो। इंटरेस्ट मिला 60,000, बट बेटा जी प्रॉब्लम ये है कि इंटरेस्ट 10 लाख पे 8% कितना बनता था? 80,000, जबकि मिला सिर्फ कितना है? 60,000। तो 20,000 तो अभी ड्यू रह गया, 20 मिलना रह गया, जैसे यहाँ पे रह गया था मिलना, यहाँ पे मिलना रह गया था, तो मिलना रह गया, कोई बात नहीं, आप ऐड करो एक्रूड के नाम से, एक्रूड इंटरेस्ट 20,000, और उतना ही यहाँ एसेट में भी लिखना है, एक्रूड इंटरेस्ट 20,000। सेम ट्रीटमेंट करा मैंने, यहाँ पे भी 1 लाख रह गया था तो 1 लाख यहाँ पे ऐड किया था और उसको यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट से लिखा था। सिमिलरली यहाँ पे 20,000 रह गया तो यहाँ पे 20,000 ऐड किया और यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से लिख दिया। मतलब वो एसेट में तो आना ही आना है, जो भी ड्यू रह जाता है ना वो एसेट में तो आएगा ही आएगा, उसके साथ उस पर्टिकुलर फंड में भी जुड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है हमें, व्हाट इज नेक्स्ट? ये कर लिया हमने, 8% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट कर दिया, इंटरेस्ट कर दिया। अब देखो स्पोर्ट्स के लिए डोनेशन मिला, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, टेंशन जुड़ा है ना, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड 2 लाख रुपए की डोनेशन आ गई, इसी में जोड़ दो, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड प्लस डोनेशन। कितने की डोनेशन आई है? 2 लाख रुपए की, 2 लाख की डोनेशन इसी में हम ऐड कर देंगे। ठीक हो गया जी, डोनेशन भी हमने ऐड कर दी। इसके बाद क्या दिया है? इसके बाद हमें दिया है सिर्फ डोनेशन लिखा हुआ है, नॉर्मल सी इनकम, डोनेशन, कोई टेंशन नहीं, सिंपल डोनेशन 1,40,000, 1,40,000 की सिंपल डोनेशन है, तो इसको कहाँ लिखो आप? नॉर्मल इधर इनकम में, बाय डोनेशन 1,40,000 इधर लिख दिया। चलो उसके बाद क्या है? डोनेशन के बाद स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड, आपने प्राइजेस दिए, प्राइज कितने के दिए? 2,50,000 रुपए के, 250 के प्राइजेस दिए। भाई स्पोर्ट्स कराए होंगे तभी तो खर्चा आया होगा, यहाँ से हटाओ, एक्सपेंसेस 2,50,000 ये माइनस करना है, ब्रैकेट में लिख दिया यानी माइनस कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? प्राइस का खर्चा आया, उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद स्पोर्ट्स पे और खर्चे आए 70,000 रुपीज़ के, 70,000 के और खर्चे आ गए, 70,000 के और खर्चे आ गए, और एक्सपेंसेस 70,000 ये भी माइनस कर दो। ठीक है जी, अब आपके पास देखो जनरल फंड एज इट इज इधर 30 लाख आ जाएगा, इधर एसेट्स का टोटल नहीं करना क्योंकि ये एक एक्सट्रैक्ट है, तो बैलेंस शीट मैच करने की जरूरत नहीं है कि आपको बैलेंस शीट मैच करनी है, दिस इज जस्ट एन एक्सट्रैक्ट। 12 लाख प्लस 60,000 प्लस 20,000 प्लस 2 लाख माइनस 2,50,000 माइनस 70,000, वैल्यू आ गया 11,60,000। बस ये मेरा स्पोर्ट्स फंड आ गया। देखो मेन बात क्या थी, फंड बेस्ड में जो टेंशन है ना, इससे रिलेटेड कोई भी इनकम है वो इसी में जुड़ेगी, इससे रिलेटेड कोई भी खर्चा है वो इसी में से माइनस होगा। बस जनरल फंड का याद रखना, इससे रिलेटेड कोई भी चीज यहाँ प्लस या माइनस नहीं होती, वो अलग से दिखाई जाती है इधर इनकम्स में। ठीक है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट इधर लिखनी है, उसका एक्रूड इंटरेस्ट भी इधर लिखना है। इस प्रकार से सवाल होता है। लो इसका स्क्रीनशॉट लो। अभी तुम लोगों को एक क्वेश्चन से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, एक सवाल और कराता हूं तुम्हें अभी इसके बाद। अब क्वेश्चन और देखिए, देखो क्या लिखा हुआ है,
हमें मिला स्पोर्ट्स फंड, टेंशन, इस फंड से सिर्फ स्पोर्ट्स होगा। तो बैलेंस शीट बनाऊं एक जल्दी से। लायबिलिटी साइड में लिखूंगा सबसे पहले स्पोर्ट्स फंड, कितना फंड मिला 5 लाख रुपए। आपने इस फंड का क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमेशा एसेट में, 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। कितनी स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए का 10% कितना इंटरेस्ट बनेगा, 5 लाख का 10% कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए आपको, 50,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। 5 लाख का 10% 50,000 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अभी इंटरेस्ट मिल कितना रहा है, 37,500। इंटरेस्ट इसी फंड से रिलेटेड पैसे पे मिला तो इसी में जोड़ो, प्लस इंटरेस्ट रिसीव्ड 37,500। बट मेन बात क्या है, 5 लाख का 10% 50 मिलना चाहिए था, मिल कितना रहा है 37,500। तो कितना रह गया 12,500 मिलना रह गया ना, एडजस्टमेंट आ गया, उसको यहाँ जोड़ो। एक्रूड इंटरेस्ट 12,500 और उसको यहाँ पे भी लिखो एक्रूड इंटरेस्ट 12,500। बस याद रखना जितना भी मिलना रह जाए वो यहाँ भी जुड़ेगा और यहाँ तो आएगा ही आएगा। ओके, उसके बाद डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के लिए कुछ और पैसा मिल गया, इसी में जोड़ दो 120। उसके बाद स्पोर्ट्स के प्राइजेस दिए आपने, प्राइस दिए 1 लाख रुपए के, तो माइनस प्राइजेस, खर्चा हो गया तो इसी में से तो कटेगा भाई, यहीं से करना था। और एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स, एक्सपेंसेस हो गए, इसी में से माइनस 15,000। तो अब आपके पास स्पोर्ट्स फंड कितने का बच गया, देखो कितना सारा पैसा खर्च हो गया। 5 लाख का था, 37,500 प्लस 12,500 प्लस एक 20 की डोनेशन मिल गई थी, माइनस 1 लाख माइनस 15,000, तो अभी 5,500, 5,55,000 रुपये आपके पास ये हैं। और ये तो एज इट इज़ आपको टोटल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लो जी, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, सिंपल समझ में आ जाता है हमें। आ जाओ एक सवाल और करेंगे। यहाँ क्या लिखा है सर, फिर से मुझे मैच एक्सपेंसेस, मैच फंड, मैच फंड यानी इस पैसे से सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, मैच होंगे। टेंशन है तो सीधा सीधा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में लिखूंगा मैच फंड, 4 लाख रुपए का मैच फंड है। डोनेशन मिली और तो प्लस डोनेशन, 2,40,000 की डोनेशन आ गई। टिकट बेची 360 की, प्लस कर दो सेल ऑफ टिकट, ये भी पैसा आएगा ना। तो आपके पास अब टोटल कितना पैसा हो गया, 10 लाख रुपए हो गए। 10 लाख में खर्चा कितना आए, मैच एक्सपेंसेस कितने आए, मैच एक्सपेंसेस 8 लाख के आए, माइनस मैच एक्सपेंस 8 लाख, ये माइनस कर दूं तो ये 10 माइनस 8, 2 लाख रुपए आपके पास बच जाएंगे। समझे, इस तरीके से आपको करना है। इस बार कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं है तो टेंशन भी नहीं है, बस यहीं पे छोड़ दो, बात ही खत्म। ठीक है, एक पॉइंट मुझे आपको इंपॉर्टेंट बताना है, जो इंपॉर्टेंट है याद रखना। अगर ये खर्चा फंड से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, खर्चा ज़्यादा हो जाए फिर क्या होगा। सपोज इस केस में यहाँ पे जो खर्चा है ये 8 की जगह, अभी तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, अपने सॉल्यूशन में लिख लेना। सपोज यहाँ पे जो एक्सपेंसेस हैं, मैं एक्सपेंसेस यहाँ 12 लाख के कर देता हूँ कि जो खर्चा आया वो कितना आया, 12 लाख रुपए का। तो आपके फंड में आपके पास 10 लाख है, आपने पैसा जोड़ा कितना हुआ है 10 लाख, तो आप 12 का खर्चा इस फंड में से तो नहीं कर सकते। आपके पास अगर 10 लाख रुपए एक जगह रखे हुए हैं किसी चीज़ के लिए तो आप 10 ही खर्चा कर सकते हो ना, वहाँ 12 थोड़ी ना खर्च कर लोगे। तो अगर 10 का खर्चा है तो यहाँ से आप बस एक्सपेंसेस कितने के कर पाओगे, 10 के कर पाओगे, है ना, क्योंकि मेरे पास है ही 10 लाख रुपए, इससे ज़्यादा पैसा ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पूरे के पूरे 10 लाख माइनस करके फंड तो कर दूंगा नील। फंड में तो पैसा है नहीं क्योंकि 10 ही थे, 10 खर्च हो गए, इवन 12 खर्च हो गए। अब 10 तो फंड में से कट गए, जो 2 लाख का एक्स्ट्रा खर्चा है जो फंड पूरा नहीं कर रहा उसको एक्सपेंडिचर में डाल दो। एक छोटा सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ और इधर एक्सपेंडिचर में लिख दूंगा टू मैच एक्सपेंसेस 2 लाख रुपए।
तो क्या क्या याद रखना है बेटा जी आप लोगों को कि कभी भी आपके पास अगर एक्सपेंस आ रहे हैं जो फंड से ज्यादा हैं, तो जितना फंड में से हो सकता है वो फंड में से यूज कर लो। जैसे मेरे पास फंड में बस 10 लाख रुपए थे, तो मैंने 10 लाख यहाँ से यूज करके फंड 0 कर दिया, प्लस जो 2 लाख एक्स्ट्रा है वो आप यहाँ पे मैच एक्सपेंसेस के नाम से दिखा सकते हो। हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द बॉम्बे विमेन क्रिकेट क्लब। क्रिकेट क्लब है तो यार ये भी या स्टेडियम वेडियम बनाएंगे या क्रिकेट टूर्नामेंट कराएंगे, कुछ ऐसा ही करेंगे ये, ठीक है। ये सब बोल रहा है कि इनकम एक्सपेंडिचर में या बैलेंस शीट में कहाँ पे जाएगा, आप बताओ। चलो देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है डोनेशन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट पवेलियन। पवेलियन का मतलब आप बिल्डिंग समझ लो एक तरीके से। डोनेशन मिला, लेकिन डोनेशन से सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है, बिल्डिंग बनानी है। आगे टेंशन है तो इनकम में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा। जहां किसी चीज के साथ टेंशन जुड़ी हो ना वो लाइबिलिटी में लिख देना बिना टेंशन लिए। कहाँ जाएगा जी, चलो आओ फटाफट से बैलेंस शीट बनाते हैं इसकी। इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे और हमें पैसा मिला है डोनेशन फॉर पवेलियन, डोनेशन फॉर पवेलियन। ये लाइबिलिटी में लिख रहा हूँ मैं, लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। कितना डोनेशन मिला है जी हमें इसके लिए? इसके लिए हमें डोनेशन मिल गया 12,25,000 रुपये, 12,25,000 रुपीज़ की ये बिल्डिंग बनाने के लिए, पवेलियन बनाने के लिए पैसा मिला, ठीक है। अब जितना जितना बनता जाएगा खर्चे आते रहेंगे, वो माइनस करते रहेंगे इसमें से, सीधी सी बात है। अब देखो क्या दिया है हमारे पास, हमें इसने दिया एक्सपेंडिचर इनकर्ड अप टू 31 मार्च। अभी तक इस पर कितना खर्चा आया है, 10,80,000 रुपये का खर्चा आया है, 10,80,000 रुपये का खर्चा आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे पवेलियन अंडर कंस्ट्रक्शन 10,80,000, 1080 यहाँ से एक्सपेंस आ गया, ठीक है। अब ये जो 1080 का खर्चा आया बेटा, इससे एक बिल्डिंग बननी शुरू हो गई है, पवेलियन बनना शुरू हो गया है। अब जो बिल्डिंग बनना शुरू हो गया तो वो आपका एसेट है, सीधी सी बात है ना भाई। बिल्डिंग बनानी थी, उसके लिए मुझे लाइबिलिटी मिली, पैसा मिला 12,25 का। 12,25 पे मैंने नींव रख दी, बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी, दीवारें दूरें खड़ी होनी शुरू हो गई और वो 10,80,000 रुपये लग गए। तो भाई बिल्डिंग भी तो बन रही है, इससे बन रही है नहीं बन रही है। तो वो बिल्डिंग कहाँ पे लिखनी है आपको, यहाँ पवेलियन, पवेलियन अंडर कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कितनी, 10,80,000, ये इधर लिख देंगे। अब बेटा एक बात अपने माइंड में सेट रखना, कभी भी कोई एसेट बनाना हो, कभी भी, यूजुअली देखो क्या हो रहा था, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में स्पोर्ट्स फंड आया था ना, स्पोर्ट्स फंड में अगर खर्चा स्पोर्ट्स का था तो वो वहां से बस माइनस हो गया था, क्योंकि वो खर्चा था, उसमें कोई एसेट नहीं बन रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, एसेट बन रहा है, आप बिल्डिंग बना रहे हो, है ना। तो अगर कभी भी आप बिल्डिंग बनाओ तो आपको एक काम करना है, आपको ये पैसा यहां से माइनस करना है, इसको यहां लिखना है, और वो सेम पैसा यहां जनरल फंड में प्लस भी करना है। जनरल फंड में आपको ये प्लस भी करना है, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन या पवेलियन अंडर कंस्ट्रक्शन। जनरल फंड गिवन अभी होगा तो देख लूंगा, यहाँ फिलहाल 10,80,000 करना है। मेन लॉजिक ये समझना कि आपको जब भी कोई एसेट बने तो वो पैसा यहाँ से माइनस करना, खर्चे में से एसेट बनाना, और उतना ही यहाँ कैपिटल में प्लस भी करना। कैपिटल मतलब जनरल फंड या कैपिटल फंड में प्लस भी जरूर करना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। यूजुअली बच्चे ये भूल जाते हैं, वो यहाँ से माइनस करके यहाँ एसेट तो लिख देते हैं, लेकिन यहाँ प्लस करना भूल जाते हैं तो नंबर कट जाएंगे। भाई सीधी सी बात है, देखो सोचो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद जब ये बिल्डिंग और बन जाएगी, यहाँ से सारा पैसा खत्म हो जाएगा, जब आप बाद में देखोगे तो एसेट एसेट दिखाई देगा। भाई ये एसेट बना कहाँ से, ये एसेट कहाँ से आया, एसेट इज इक्वल टू ना लाइबिलिटी है ना कैपिटल है, कैसे पता चलेगा। तो इसको हमने यहाँ कैपिटल में साथ साथ जोड़ रहा हूँ कि ये एसेट यहाँ से बन रहा है, अपने ही पैसे से बन रहा है, किसी बाहर वाले से बोरो करके नहीं बन रहा, समझे। तो ये आपको यहाँ पे प्लस भी करके चलना होता है। ये बिल्डिंग यहाँ पे प्लस कर दिया हमने। अच्छा चलो अब नेक्स्ट क्या है, ध्यान से देखो, डोनेशन रिसीव्ड ये हो गया, एक्सपेंडिचर इतना आ गया, टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो आएगा वो 25 लाख रुपए का आएगा। उससे हमें कोई मतलब नहीं है कि कितना एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर आएगा, जब आएगा तब देखेंगे। अभी बोल रहा है कि टोटल खर्चा जो आएगा वो 25 लाख रुपए आएगा, कोई मतलब नहीं। अब मुझे टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है, टूर्नामेंट फंड कितना दिया हुआ है, 50,000। टूर्नामेंट फंड यानी टेंशन, इस फंड से सिर्फ और सिर्फ क्या करा सकता हूँ मैं,
सिर्फ और सिर्फ मैं इससे टूर्नामेंट करा सकता हूँ। टूर्नामेंट फंड यानी टेंशन, तो इस टूर्नामेंट फंड को कहाँ लिखें? 50,000 रुपये, 50,000 रुपीज़ का टूर्नामेंट फंड भी आ गया मेरे पास। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टूर्नामेंट फंड। $50,000 की एक टेंशन और आ गई। चलो इसके बाद क्या है टूर्नामेंट फंड के बाद? उसके बाद लिखा है सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट रिसीव्ड। टूर्नामेंट के लिए ही कुछ पैसा मिल गया। कितना पैसा मिल गया? 2,10,000। कितना पैसा मिल गया? 2,10,000 फॉर टूर्नामेंट। टूर्नामेंट के लिए ही ये पैसा मिला। टूर्नामेंट के लिए मिला तो कहाँ जोड़ूं इसको? टूर्नामेंट में ही जोड़ देता हूँ। 2,10,000 सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट, 2,10,000 यहीं पे प्लस कर दिए। उसके बाद टूर्नामेंट कराने शुरू कर दिए हमने, खर्चे आ गए। टूर्नामेंट कराने शुरू करे तो खर्चा कितना आ रहा है? एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर ऑन कंडक्टिंग टूर्नामेंट 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए का खर्चा आ गया टूर्नामेंट कराने में। तो 2 लाख का जो खर्चा है वो यहाँ से माइनस करो। एक्सपेंडिचर ऑन टूर्नामेंट, 2 लाख का खर्चा यहाँ से माइनस कर दो। इसी में प्लस इसी में माइनस होंगी चीज़ें। और उसके बाद लास्ट क्या दिया है? लास्ट दिया है आपको लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस एक और टेंशन। किसी को आपने अपनी लाइफ टाइम के लिए आपने ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना लिया तो आपको उसको लाइफ टाइम सर्विसेज देनी पड़ेगी। लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब आप उसको लाइफ टाइम सर्विसेज दोगे। तो वो लाइफ मेंबरशिप फीस 28,000 रुपये, ये एक और टेंशन है। तो ये भी लाइबिलिटी में लिखनी है। इसको हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं जनरल फंड में। लाइफ मेंबरशिप फीस कितना अमाउंट था? 28,000 रुपीज़। 28,000 रुपीज़ आप यहीं पे ये भी प्लस कर दोगे। तो बेसिकली आपके पास अब अगर देखा जाए तो लाइबिलिटी में जो पवेलियन के लिए डोनेशन बचा वो कितना बचा? 12,25 माइनस 10,80, 1,45,000 तो ये बच गया। 1,45,000 तो ये आ गया। उसके बाद जो आपका जनरल फंड है वो कितना हो गया? 1080 प्लस 28, 11,08,000 रुपये का जनरल फंड हो गया। और जो आपका टूर्नामेंट फंड है वो कितना हो गया? 2,10,50, 2,60, 2,60 माइनस 2,60,000 बस। और उधर तो जो एसेट है वो है ही, उसकी टेंशन नहीं लेनी। तो इस तरीके से आप फंड बेस्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चंस करते हो। 2 टॉपिक्स मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट कराए। एक तो जनरल फंड वाली चीज़ पता होनी चाहिए, दूसरी जो भी स्पेसिफिक फंड्स हैं मतलब टेंशन वाले फंड है उससे रिलेटेड कुछ भी उसी में जुड़ेगा, उसी में से माइनस होगा, ठीक है। और अगर कोई बिल्डिंग बनाओ, कोई एसेट बनाओ इस तरीके की चीज़, तो वो उस फंड में से माइनस होगा। जैसे इसमें बिल्डिंग बनी थी, यहाँ से माइनस होगी, यहाँ भी जाएगा और जनरल फंड में भी जुड़ेगा। ये लॉजिक्स याद रखना, ठीक है। इस तरीके से फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन होता है जो आपके पास 3 नंबर का आ रहा होगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से टॉपिक समझ लिया होगा। आप जो भी किताब फॉलो करते हो इसे उठाओ ये वीडियो के बाद, उसमें से 2-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। दिस इज इट। इतने में आ रहा हूँ आपके पास नया टॉपिक लेके, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स एंड सब्सक्रिप्शन। आपके 10 में से 5 नंबर तो ये पक्के, फिर करेंगे बड़े 5 नंबर की तैयारी। थैंक यू सो मच।